हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फाल्कन ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 263 डीमन बीस्ट इन्वेजन से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। मांगा की शुरुआत में पैलेस के टेरेस से रॉयल्स ब्रिटानिस बंदरगाह की तरफ देख रहे हैं, जहां शिप जल रही है कुशन के हमले के कारण। वहीं सिटी के आर्म फोर्सेस बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते से सिविलियंस को हटाते हुए कि पानी के अंदर से मगरमच्छ मॉन्स्टर उन पर अचानक हमला करते हैं। गार्ड्स की हालत मगरमच्छों को देख पतली होती जा रही है, जो अपने उग्र रूप में उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। वो सभी जान बचाकर वापस भागते ही हैं कि उनकी आंखों के सामने लाशों का अंबार लगा हुआ है, जो वहां बीस्ट मॉन्स्टर ने किया है। वही बंदरगाह पर सभी शिप जल रहे हैं और उन जलते शिप्स के आसपास वॉर डीमंस इकट्ठा हैं। वहीं हॉल में दो गार्ड्स भागते हुए रिपोर्टिंग के लिए पहुंचते हैं और रॉयल्स को बताया जाता है कि बंदरगाह पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। वहीं गार्ड्स को जब ये पता चलता है तो उन्हें शिप्स की चिंता होती है, जिनकी उन्हें जरूरत है आगे सफर में। तभी रोड्रिक इंटरवीन करता है, जिसे ऑलरेडी मैग्निफिको ने फानेसी की सिचुएशन और उनकी शिप के रिक्वायरमेंट के बारे में बताया हुआ है। वो उन्हें शिप ऑफर करता है उनकी जर्नी के लिए, जिसे देख फानेसी भी चौंक जाती है। इवलेरा उन्हें बताती है कि ये फानेसी का मंगेतर है और रोड्रिक उनसे उसके मंजिल के बारे में पूछता है। श्रीके बताती है कि उन्हें स्केलिक आइलैंड जाना है, जो एल्फ का स्वर्ग है। रोड्रिक ने पहले भी स्केलिक आइलैंड के बारे में सुना है और सोच विचार करने के बाद वो उन्हें वहां ले जाने को एग्री हो जाता है। गर्ड्स को यकीन नहीं होता, जिस पर रोड्रिक कहता है कि स्केलिक आइलैंड उसके घर के रास्ते में ही पड़ेगा, लेकिन उसका शिप वॉरशिप है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए आरामदायक नहीं होगा। गर्ड्स और सभी एक्साइटेड हैं कि उन्हें जो चाहिए था उसका इंतजाम हो गया है। फानेसी अभी भी रोड्रिक से उसके साथ चलने के लिए कंफर्म करती है, क्योंकि युद्ध शुरू होने ही वाला है। जिस पर रोड्रिक कहता है उसे बस एक ऑफिशियल लेटर डिलीवर करना था, जो वो कर चुका है। और 11th नेवी भले ही होली सी के अंडर आती हो, लेकिन वो दूसरे सेक्टर में है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैग्निफिको को लगता है कि रोड्रिक कुछ ज्यादा ही कर रहा है, जिस पर रोड्रिक मैग्निफिको को समझाता है कि उसका प्लान कैसे फेल हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी मंगनी को खतरे में डालना नहीं चाहता और अभी के लिए उसके पास मौका है खुद की बेहतर क्वालिटी दिखाने का। और ये सब फानेसी वहां खड़े सुन रही है, जिसका अंदाजा गर्ड्स को पहले से ही था। रोड्रिक सीधे गर्ड्स से खुद ही इंट्रोड्यूस होता है, जिस पर गर्ड्स भी एक नॉर्मल रिप्लाई ही करता है और वो सभी वहां से शिप लिए निकलते हैं, इससे पहले कि रोड्रिक का शिप जल जाए, जो उसने बंदरगाह के बाहर ही खड़ा रखा है। रोड्रिक मैग्निफिको को भी यहाँ से चलने के लिए पूछता है, जो वहाँ रहकर अपने पिता फेडरिको के गुस्से का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। वहीं फेडरिको जानते हैं कि हॉल सिक्योर नहीं है और वो सभी रॉयल्स को साथ लेकर शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, जिसे अभी के लिए वो कमांड सेंटर बनाया जा सके। मैग्निफिको जानता है कि वो अगर वहाँ और रुका तो उसे बेदखल किया जा सकता है और माहौल शांत होने तक उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वो भी उनके साथ चल देता है। ब्रिटानिस सिटी में होली सी के होलीनेस द पॉइंटिफ भी आने वाले थे, लेकिन तबियत के अचानक बिगड़ने की वजह से उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा, जो इस समय एक अच्छी बात है। फेडरिको तुरंत उन तक एक मैसेंजर भेजने को कहता है, जो उन्हें यहाँ न आने के लिए आगाह कर सके। गर्ड्स और सभी निकल ही रहे होते हैं कि फेडरिको की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं है। और फानेसी एज यूजुअल अपने पिता को दूसरे अफेयर्स में बिजी देखते हुए जा रही है। वहीं लेडी वेंडिमिनियन भी फानेसी को उसके सफर में जाते हुए देख रही है और मन ही मन उसकी सेफ जर्नी के लिए उसे दुआ करती है। पूरे शहर में अभी कोलाहल है, ऊपर से कोहरा। रोड्रिक को लगता है कि उनके लिए पैदल जाना ही सही होगा, लेकिन साथ ही मॉन्स्टर के हमले का खतरा भी है। रोड्रिक फिर मैग्निफिको को समझाता है कि उनके पास जबरदस्त कंपेनियन है, जिस पर इसीद्रो डींगे मारता हुआ कहता है कि हम प्रोस हैं, अगर हमने कहा कि हमें शिप चाहिए तो हम लेकर ही रहेंगे। मैग्निफिको अभी मॉन्स्टर के हमले से उबरा नहीं है और उसे पग भी डरावना लग रहा है। फानेसी जाने से पहले अपने कपड़े बदलना चाहती है, क्योंकि वो इन कपड़ों में भाग नहीं सकती, जिस पर श्रीके उसे उसके पुराने चांदी का कोट और उसका जादुई डेगर देती है। और उसके कपड़े बदलने तक गर्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर ही रहा होता है कि वहाँ लॉर्ड ओवेन आ जाते हैं। लॉर्ड ओवेन गर्ड्स से पूछते हैं कि क्या वो बैंड ऑफ हॉक का रेडर कैप्टन है, और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि उन्हें अच्छे से याद है कि उन्होंने गर्ड्स को कई दफा देखा था, जो हॉक की बराबरी में रहता था, उसकी बड़ी सी तलवार और शिकारी की आंख, जो वो कभी भूल नहीं सकते। गर्ड्स कहता है कि इसे जाने दो, वो गुजरा हुआ कल है। लॉर्ड ओवेन अभी मुसीबत में है और वो गर्ड्स से जानना चाहते हैं कि द हॉक ग्रिफिथ अभी कहाँ है, जिस पर गर्ड्स पोलाइटली मना कर देता है। और तभी वहाँ इसीद्रो आ जाता है और अब गर्ड्स को वहाँ से जाना होगा। गर्ड्स जाते हुए ओवेन को एक हिंट देते हुए कहता है कि वो तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा करीब है। श्रीके और इसीद्रो गर्ड्स से ओवेन के बारे में पूछते हैं, जिस पर गर्ड्स कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है जो शायद मेरे जैसे दिखता था। ओवेन को उन्हें जाते देख महसूस होता है कि कोहरे में वो ऐसे खो गए जैसे कि सूरज ढल रहा हो। ये कोई इल्यूशन
क्वेश्चन नहीं है पास्ट का, क्योंकि रिवलेशन में बताया गया है कि हॉक ऑफ लाइट पूरे साम्राज्य को अंधेरे से साफ कर देगा। वहीं ब्रिटानिया सिटी से दूर पहाड़ों के बीच मैदान में होलीसी का कैंप लगा है, जहां मुख्य कैंप के बाहर होलीसी के पादरी होलीनेस की तबीयत को लेकर चिंतित हैं। होलीनेस बहुत ही बूढ़े हैं और इस तरह के सफर से उन्हें डर है कि होलीनेस के पास ज्यादा समय नहीं है। इसी डर से वो होलीनेस की जगह पर अगले होलीनेस के तौर पर पोलिजियानो को बिठाना चाहते हैं, जिसके लिए रास्ता तैयार कर लिया गया है। उन्हें लगता है कि पोलिजियानो इस पोस्ट के लिए सही कैंडिडेट है। वो उनसे अगले कैंडिडेट के लिए मर्जी लेना चाहते हैं। उनकी सभी बातें होलीनेस के कानों तक पहुंच रही है, जो पोलिजियानो की उनसे समानता पर डिस्कस कर रहे हैं। होलीनेस को जीवन के अंत घड़ी में अब ये दुनिया बेकार ही लग रही है, जिसका उन्हें पूरी जिंदगी अंदेशा रहा है, एक शाप की तरह, और साथ ही वो इस दुनिया की तरह खुद भी इस दुनिया के लिए बेकार ही रहे हैं। होलीनेस भी एक हम्बल फैमिली में जन्मे। उन्हें उनके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रही। उन्होंने कभी भी खुद को भावनाओं में बहने नहीं दिया। उन्हें उनकी जिंदगी दीवार की पेंटिंग की तरह लग रही है, जिसका असल दुनिया से कोई मेल नहीं। होलीनेस को रियलाइज होता है कि उन्होंने कभी भी इस विश्वास के पद पर खुद को डिवोट नहीं किया। ये तो बस किस्मत से ही उन्हें मिल गई, जबकि जो इसे डिजर्व करते थे खुद की खोदी कब्र में ही समा गए। होलीनेस की पोस्ट में उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया। कभी भी दिल से प्रेयर नहीं किया। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि खुद के लिए या दूसरों के लिए ऐसा करना चाहिए। और अब उनके महत्वहीन बेमतलब की जीवन का अंत है। उनके पास ना कोई प्यार न नफरत, कुछ भी नहीं है किसी के लिए। ये बस एक समय की बर्बादी ही रही। और उनके जीवन का अंत अंधेरे के तौर पर उन्हें घेर ही रहा होता है कि अचानक हॉक ऑफ लाइट उनके सामने प्रकट होता है, जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे खुद एंजल उन्हें लेने आए हैं इस उदास जीवन से मुक्ति दिलाने को, और वो खुद भी उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक सपना था, ये शायद हकीकत, जिसके निशान उनके हाथों में अभी भी हैं। तभी उन्हें टेंट के बाहर गार्ड्स की आवाज आती है, जो किसी को रोक रहे हैं, जो होलीनेस द पॉइंटिफ तक किसी खास मैसेज को लेकर आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, जिनके बर्ताव को गार्ड्स रूट समझ उन्हें वापस भेजने लगते हैं। होलीनेस को उन बच्चों का मैसेज सुनाई देता है कि अगर तुमने अपनी डेस्टिनी को थामा हुआ है तो रोशनी के पंखों को फॉलो करो, और वो बाहर गार्ड्स को उन्हें अंदर भेजने को कहता है, जो अंदर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। वो देखते हैं कि दो बच्चे हॉक ऑफ लाइट की तरफ से उनसे मिलने आए हैं। दरअसल ये दोनों म्यूल और सोनिया हैं, जो हॉक की तरफ से हैं, और वो झुककर होलीनेस को ग्रीट करते हैं। दूसरे पादरी को लगता है कि वो लोग ब्रिटानिया सिटी से आए हैं, जिस पर म्यूल मना कर देता है। लेकिन यहाँ से होलीनेस को सीधे ब्रिटानिया सिटी में जाना है, जहाँ उन्हें आर्मी को युद्ध में भेजने के लिए जरूरी रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। चूंकि म्यूल ब्रिटानिया सिटी या उनके जानने वालों की तरफ से नहीं आया है, इसलिए पादरी म्यूल के मैसेज को इग्नोर कर देता है। म्यूल को भी इसका अंदेशा था, और वो आगे के लिए सोच ही रहा होता है कि सोनिया उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये काम करेगा। गार्ड्स म्यूल और सोनिया को बाहर निकाल ही रहे होते हैं कि होलीनेस फिर उन्हें रोक लेते हैं और साथ ही उनके मैसेज के हिसाब से तुरंत निकलने को कहते हैं, जिस पर पादरी उनसे फिर दरखास्त करते हैं। इस पर होलीनेस उन्हें होली कमांड देते हुए उनके साथ चलने का हुक्म देते हैं। पादरी को भरोसा नहीं होता कि बच्चों ने उन पर क्या जादू कर दिया है कि तभी वहाँ एक गार्ड एक मैसेज लेकर आता है, जो ब्रिटानिया सिटी से है। वो बताता है कि ब्रिटानिया सिटी में कुशन के हमले के चलते युद्ध चल रहा है और किसी भी हालत में होलीनेस को वहाँ न लाया जाए। होलीनेस को रियलाइज होता है कि ये एक दिव्य संकेत है उनकी डेस्टिनी फुलफिल करने का। किसे पता था कि उम्र के आखिरी पड़ाव में जब उनका अंत नजदीक है, तब उन्हें उनकी डेस्टिनी फुलफिल करने का मौका मिलेगा। और वो म्यूल और सोनिया की तरफ हाथ बढ़ाते हैं खुद को गाइड करने के लिए, जो अब भी उन्हें हॉक ऑफ लाइट की रोशनी में देख रहे हैं, जो उनके सामने दिव्य रूप में प्रकट हुए हैं। वहीं ब्रिटानिया सिटी पर सोल्जर्स वॉर डीमन को देख भाग रहे हैं, जिन्हें उनके कैप्टन इसे एक कुशन जादू समझाकर फिर लड़ने का हुक्म देता है। लेकिन ये वॉर डीमन है, जिनके आगे महज इंसानी फौज क्या कर पाती, और वॉर डीमन उन्हें बेदर्दी से वही मारने लगती है। कैप्टन को इतना भयावह दृश्य देखकर समझ में आता है कि ये कोई ट्रिक नहीं बल्कि असली है। तभी उन वॉर डीमंस पर तीरों से हमला होता है, जिन्हें मरता देख कैप्टन को लगता है कि रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। लेकिन ये गट्स है जो शिप तक उसके जलने से पहले पहुंचना चाहता है, और अब उसका रास्ता वॉर डीमन ने रोक रखा है। गट्स तुरंत अपनी तलवार निकाल एक ही वार से वहाँ कुछ वॉर डीमंस को मार देता है। गट्स का ये कारनामा वहाँ सोल्जर्स के होश उड़ाने के लिए काफी था, जिन्हें मालूम ही नहीं था कि कोई उन वॉर डीमंस को इतनी आसानी से मार सकता है। और अब सर्पिको और इसीदो की भी बारी है युद्ध में उतरने का, जो रोड्रिक को थोड़ा डाउटफुल
डाउटफुल लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस पर फानेसी कहती है कि ये नॉर्मल है, ये उनके साथ होता ही रहता है। सर्पिको तुरंत उन वॉर डीमन के ऊपर से उड़ अपने एक ही वॉर से वॉर डीमन को काट देता है और वहीं पक और इसीद्रो की जोड़ी वॉर डीमन को अंधा कर वॉर डीमन को जला रहे हैं। वो चारों ही वॉर डीमन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिसे अब सोल्जर बस मूक दर्शक बनकर देख ही रहे हैं। रोड्रिक और मैग्निफिको को समझ में आता है कि उसका नया कंपेनियन मॉन्स्टर के अगेंस्ट कितना एफिशिएंट है। वॉर डीमन फानेसी और बाकियों को स्पॉट कर उसकी तरफ बढ़ता ही है कि फानेसी उन्हें थॉर्न स्नेक से जकड़ लेती है, लेकिन अब भी रोड्रिक को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग हैं कौन। श्रीके तुरंत स्पेल कास्टर हर्षदा को लोकेट कर गट्स को बताती है और गट्स उस दिशा में चाकू फेंकता है जो अंधेरे से उन्हें कंट्रोल कर रहा था और वो वहीं मारा जाता है। जिनके मरते ही वॉर डीमंस के मुंह से वही जादुई कोहरा निकलने लगता है और वो लोग वहीं जमे हुए हैं। गट्स और उसकी टीम ने वहां सभी वॉर डीमंस को लगभग मार रास्ता साफ कर ही दिया है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। रोड्रिक को ये लोग बहुत ही लाजवाब लगते हैं, जो मॉन्स्टर से डरना तो दूर बल्कि उनसे लड़कर उन्हें मार भी सकते हैं। वहीं सोल्जर्स को भरोसा नहीं होता कि थोड़ी देर पहले उनके सामने क्या हुआ। पूरा ब्रिटानी सिटी जल रहा है, हर गली गलियाने में लाशें ही लाशें पसरी हुई हैं। गट्स और उसकी टीम उन्हीं रास्तों में आगे बढ़ रही है। श्रीके को याद आता है कि सोनिया ने उसे यही दृश्य दिखाया था जो सच हो ही रहा है। रोड्रिक उन्हें गाइड करता हुआ एक बिल्डिंग के पास चलने के लिए कहता ही है कि अचानक गट्स और श्रीके को कुछ महसूस होता है और वो रोड्रिक को रुकने लिए कहते ही हैं कि सामने बिल्डिंग तोड़ एक और मकरा आ जाता है। इतना बड़ा मकरा देख रोड्रिक और मैग्निफिको के होश उड़ जाते हैं। तभी श्रीके देखती है कि दूसरी तरफ से बीस्ट के ऊपर बैठ वॉर डीमन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूरा ग्रुप दो तरफ से घिरा हुआ है और गट्स उन्हें छोटे वॉर डीमंस को संभालने के लिए कहता है। जब वो बड़े मॉन्स्टर को संभाले श्रीके को उसकी चिंता होती है। गट्स कहता है कि अगर आर्मर ने उस पर काबू कर लिया तो वो अपने जादू दिखाए और श्रीके समझ चुकी है कि उसे क्या करना है। गट्स मकरा की तरफ बढ़ता है और बाकी वॉर डीमंस के लिए। वहीं वॉर डीमंस उनकी तरफ तेजी से बढ़ी रहे हैं कि सर्पिको तुरंत उन पर हमला कर बीस्ट को वहीं मार देता है और वॉर डीमन उनके सामने गिरते हैं, जिसे फुर्ती से इसीद्रो अपने जादुई डैगर से एक एक कर मार देता है। तभी एक बीस्ट इसीद्रो पर अचानक हमला करता है, जिसे रोड्रिक अपनी तलवार से उसकी आंख में डाल वहीं मार देता है। वहीं फानेसी भी अपने थॉर्न स्नेक से उन्हें वहीं रोके हुए है। वहीं इसीद्रो और रोड्रिक भी उन्हें मिलकर मार रहे हैं, लेकिन मैग्निफिको कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी जान खतरे में देख श्रीके उसे वॉर डीमन से बचाकर अपने पीछे रहने को कहती है। वहीं मकरा अपने सूंड से पानी का एक अटैक गट्स पर करता है, जिससे गट्स बचकर उसकी आंख में एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर उसका सूंड काट देता है, जिससे मकरा दर्द में चीखता हुआ गट्स पर हमला करता है, जिससे गट्स एक बार फिर बच जाता है। गट्स को समझ में आ रहा है कि मकरा बहुत ही मजबूत है और वो आगे की स्ट्रेटेजी बना ही रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि आर्मर उस पर फिर काबू करने की कोशिश कर रहा है, जिसे गट्स अपनी इच्छा शक्ति से रोके हुए है। और गट्स की ये हालत श्रीके भी दूर से नोटिस कर रही है। गट्स मकरा के वारों से बचता हुआ कॉर्नर हो जाता है और उसे याद आता है कि पहले उसने मकरा को उसके ऊपर से मारा था और मकरा उस पर सामने से वार करता है, जिसे गट्स डॉज नहीं करता और वो दीवार में घुस जाता है। श्रीके देखती है कि गट्स मुसीबत में है, जिसे मकरा ने बिल्डिंग में दबा दिया है। तभी बिल्डिंग के अंदर से गट्स छत पर आ जाता है, जो असल में उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने टक्कर को खुद पर लिया ताकि अंदर से छत तक पहुंच सके और वो कूदते हुए अपनी तलवार को मकरा के सिर में घुसा देता है। गट्स के अचानक हमले और दर्द में मकरा तड़पता हुआ गट्स को दीवार पर मारता है, लेकिन गट्स ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ रखा है और अब उन दोनों की लड़ाई को वॉर डीमंस भी देख रहे हैं। मकरा तड़पता हुआ गट्स को हटाने की कई कोशिश करता है, लेकिन गट्स अभी भी वही है और उसकी हालत पतली होती जा रही है, जिसे बाकी लोग देख घबरा रहे हैं। गट्स खुद को संभाल तलवार से मकरा को चीरता हुआ जगह बनाकर उसके घाव में अपनी नकली हाथ डाल कैनन ब्लास्ट कर उसके सिर के चिथड़े उड़ा देता है और मकरा वहीं मारा जाता है। गट्स तुरंत श्रीके के ऊपर से छलांग मार उसके पीछे के वॉर डीमन और बीस्ट को काट देता है, जो उसे मारने ही वाले थे। गट्स कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है, वरना शिप जल जाएगी, उन्हें जल्द से जल्द ये खत्म करना होगा। वो सभी मकरा को पार कर आगे बढ़ते ही हैं कि वहाँ और वॉर डीमंस आने लगते हैं और वो लोग एक गली के सहारा लेते हैं कि अचानक फिर गट्स और श्रीके को कुछ महसूस होता है और वो बाकियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। दरअसल इस कोलाहल के दौरान श्रीके इथेरियल बॉडी को सेंस नहीं कर पाई थी और अभी आगे बहुत ही ज्यादा इथेरियल बॉडी का जमावड़ा है। वो चुपके से आगे बढ़कर देखते हैं कि वहाँ बहुत से वॉर डीमंस इकट्ठा हैं, जिन्हें कुछ स्पेल कास्टर को मारने पर भी काम नहीं बनेगा। तभी वहाँ एक वॉरशिप आती है जो बंदरगाह पर रुकती है और उससे कई और वॉर डीमंस की टुकड़ी वहाँ आ जाती है। वो कुछ प्लान कर ही रहे होते हैं कि मैग्निफिको देखता है कि वो लोग पीछे से भी घिर चुके हैं। गट्स अब तैयार है खुद को आर्मर के हवाले करने के लिए, जिस पर श्रीके उसे ऐसा ना करने के लिए रोकती है। गट्स कहता है कि उनके निकलने
निकलने के लिए यही एक रास्ता है। इन सभी से लड़ना, वो भी बिना आर्मर के। हो सकता है कि उनमें से कोई मारा जाए, जिस पर श्रीके एग्री नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर गट्स की बॉडी ही है जो दांव पर लग जाएगी। मैग्निफिको अभी भी घबरा रहा है और जल्द से जल्द कुछ करने को कह रहा है। इसीद्रो श्रीके को एक और बाड़ लाने के लिए कहती है, जिस पर इवलेरा कहती है कि यहाँ पर स्पिरिट्स की आवाज दबी हुई है, लेकिन श्रीके को यकीन है कि अब भी यहाँ पर स्पिरिट्स हैं और शायद वो कुछ कर सकती है। तभी श्रीके देखती है कि सामने लकड़ी का एक विशाल चक्का जल रहा है जो शायद उसके काम आ जाए। उसे लगता है कि यही वो ताकत है जो उस समय वहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका खतरा भी बहुत है। श्रीके तुरंत उन्हें उसे गार्ड करने को कहते हैं क्योंकि वो अब रिचुअल शुरू करने वाली है। वहीं पीछे से वॉर डीमन उन्हें देख लेते हैं और उनकी आवाज सुन सामने से भी वॉर डीमन उन्हें स्पॉट कर लेते हैं और अब उनका ग्रुप दो हिस्सों में बट सामने और पीछे के वॉर डीमंस को संभालने चला जाता है, जो श्रीके के लिए टाइम निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। गट्स गली से निकल सामने वॉर डीमंस को कन्फ्रंट करता है। वहीं श्रीके इथेरियल वर्ल्ड में सिटी के ऊपर है, जहां इस समय एक स्पिरिट ने पूरे शहर को निगल रखा है। ये आग की लपटें प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हैं, जो पूरे शहर और दुश्मनों को निगलना चाहती है, जैसे हेल फायर। वो देखती है कि कई इथेरियल बॉडी उसमें जल रही है, जो श्रीके को भी अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही है और यही बाहर श्रीके को मुश्किल हो रहा है। श्रीके जमीन पर अपनी जादुई छड़ी को एक रिदम में ठोकर खुद पर काबू कर लेती है और ये मुमकिन हो पाया है इनॉक विलेज के एक्सपीरियंस से। वहीं सभी श्रीके को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और गट्स ने अकेले ही कई वॉर डीमंस को रोका हुआ है। वहीं श्रीके इथेरियल वर्ल्ड में अपने दोस्तों को याद करते हुए बढ़ रही है, जहां उसे वो स्पिरिट्स मिल जाती है। वहीं वॉर डीमंस को मारने पर भी उनकी तादाद कम नहीं हो रही है और वो वहां बाढ़ की तरह बस आते ही जा रहे हैं। इसीद्रो श्रीके की जबरदस्त ताकत जानता है, बस उसमें टाइम बहुत लगता है। वहीं गट्स ने सामने लाशों का अंबार लगा दिया है और थोड़ा थका हुआ भी है कि तभी उस पर ऊपर से एक वॉर डीमन हमला करता है, जिसे गट्स ने एन मौके पर अपनी तलवार से चीर देता है। तभी फानेसी देखती है कि गट्स का आर्मर उस पर काबू करने के लिए बढ़ रहा है और अब गट्स भी लगभग खुद को खोने ही वाला है। फानेसी गट्स को होश में लाने के लिए चिल्लाती ही है कि उसे श्रीके से कुछ अजीब महसूस होता है। वहीं पीछे भी हालत अब खराब होती जा रही है और वो उन्हें अब और नहीं रोक सकते। गट्स को हिलता ना देख सामने वॉर डीमन गट्स पर हमला करने को तैयार ही है कि अचानक ही भाप का तेज झोंका अंदर से निकलता है। सबको लगता है कि उन पर हमला हुआ है और वॉर डीमंस भी वहां से भागने लगते हैं। श्रीके अब पजेस्ड है और वो बाहर आती है हेल फायर को लेकर। इसीद्रो को समझ में नहीं आता कि इस बार श्रीके ने किसको बुलाया है। तभी वो सभी देखते हैं कि स्पिरिट्स व्हील ऑफ फ्लेम वहां आई है। श्रीके अभी स्पिरिट से पजेस्ड है और उसने अपने ऑफरिंग में वॉर डीमंस की भेंट दी है। वो तुरंत व्हील ऑफ फ्लेम को बंदरगाह के उस बड़े से चक्के पर कॉन्सेंट्रेट कर देती है। स्पिरिट की ताकत मिलते ही व्हील अपने बंदिशें तोड़ जमीन पर वॉर डीमन के सामने आ जाती है। वो व्हील रास्ते में आ रही सभी वॉर डीमंस को जलाते हुए आगे बढ़ती है, जिसकी आग में वॉर डीमन भस्म हो जाते हैं। सभी को खतरा महसूस होता है जो अब उनकी तरफ बढ़ रही है। इसीद्रो श्रीके को पकड़ने के लिए बढ़ता ही है, लेकिन वो देखता है कि श्रीके को उसके जादुई डेगर की तरह सैलमेंडर ने कवर किया हुआ है। वो देखता है कि व्हील उनके सामने ही है कि तभी गट श्रीके को अपनी नकली हाथ से और इसीद्रो को अपने दूसरे हाथ से पकड़ गली में कूदता है और व्हील उनके पीछे से वॉर डीमन को साफ करते हुए निकल जाती है और पानी में जा गिरती है। व्हील ऑफ फ्लेम की ताकत से सभी वॉर डीमंस मारे गए और रास्ता पूरी तरह से साफ है। श्रीके अब स्पिरिट के कंट्रोल से बाहर आ चुकी है और वो सभी उसके काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं और श्रीके के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो सभी शिप तक जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्रीके अब भी कमजोर है, इसलिए गट्स उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है, जो उसकी तरफ से श्रीके के लिए एक थैंक्स ही है। वहीं मैग्निफिको यहाँ से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तभी एक बार फिर श्रीके और गट्स को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत सभी को पीछे हटने के लिए कहते ही हैं कि एक और मकरा पानी से वहां निकलता है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने बरसक मांगा 263 से 268 कवर किया है। बरसक मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में लड़ाई और भी इंटेंस होने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।